हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों का भारत आगमन। ठीक है दोस्तों, और उसका हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 को बेहतरीन तरीके से समझकर पढ़ चुके थे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी भाग 1 और भाग 2 जो है उसको हम बेहतरीन तरीके से समझ कर क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इसका भाग 3। बस छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां, जैसे कि अंग्रेज आए। हम लोग कहाँ तक देखे थे जी, हम लोगों ने देखा था कि 1688 ईस्वी में क्या हुआ था। 1688 ईस्वी में आपका जब इंग्लैंड में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था जी, तो 1688 में जब वहाँ पे क्रांति होती है तो वहाँ पर ह्यूइंग पार्टी की सत्ता कायम होती है। और जब ह्यूइंग पार्टी की सत्ता स्थापित होती है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि केवल द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज जो कंपनी थी, केवल उन्हीं को नहीं बल्कि अन्य कंपनियों को भी मौका दिया जाता है कि भाई तुम लोग भी क्या करो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। ठीक है, ये लोग बार बार ये क्या कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि भाई हमें भी क्या करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, हम भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि 1688 ईस्वी में क्या होगा जी, 1688 में आपकी न्यू पार्टी का गठन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 1698 ईस्वी में आपका जनरल सोसाइटी का गठन होता है, जनरल सोसाइटी एक कंपनी बनती है। उसके बाद आपका 98 में ही, यानी 1688 के बाद 1698 में जनरल सोसाइटी, और फिर 1698 में ही आपका मर्चेंट कंपनी भी बनेगी, आपका देखेंगे हम उसमें। ठीक है, यानी 2-3 कंपनियों का निर्माण होता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, 1708 ईस्वी में यानी ये कंपनियां चल नहीं पाती है और सबको विलय कर दिया है। 1708 ईस्वी में सबको विलय करके क्या किया जाएगा, तो यूनाइटेड कंपनी का निर्माण किया जाएगा। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, यानी इसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद फिर 1833 ईस्वी में यानी क्या आएगा, 1833 ईस्वी में आपका हम लोगों ने क्या देखा था, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आता है। और उस एक्ट के तहत, उस अधिनियम के तहत, यानी अब इस कंपनी का नाम बदल कर क्या रख दिया जाएगा जी, जो कंपनी थी द यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज जो थी, अब इसका नाम बदल कर क्या किया जाएगा, 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे कि भाई जब ये अंग्रेज आते हैं भारत, तो बंगाल में प्रारंभिक राजनीति में क्या गतिविधि है, यानी कौन कौन सी गतिविधियां उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है जो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं और किस प्रकार ये अपने पैर पसारते हैं, किस प्रकार इनको छूट दिया जाता है और उस छूट का ये किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं और कैसे कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसलिए जो टॉपिक है हमने आज क्या किया है, नोट कर दिया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है। पहला हम देख सकते हैं, ये कह रहा है कि बंगाल में सर्वप्रथम व्यापारिक छूट, ठीक है ना, बंगाल में सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में, कब जी, तो बंगाल में सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में, यानी बंगाल के एक सूबेदार थे शाह शुजा। कौन थे, बंगाल के एक सूबेदार, यहाँ पर लिखा होगा आप देख सकते हैं, यानी 1651 ईस्वी में बंगाल के एक सूबेदार थे शाह शुजा। और वो क्या करते हैं, यानी सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी जो थी, यानी ब्रिटिश कंपनी को कुछ छूट देते हैं, यानी लाइसेंस देते हैं। किसके कहने पर, तो उनके दरबार में एक ग्रेवियन बेंटन, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवियन बेंटन रहते थे, उनके दरबारी चिकित्सक थे। क्या थे, ग्रेवियन बेंटन उनके दरबारी चिकित्सक थे। और उसी समय क्या होती है, यानी शाह शुजा जो है, शाह शुजा की पत्नी बीमार पड़ती है और इनके पत्नी का इलाज करते हैं कौन, ग्रेवियन बेंटन। और जिसके परिणाम स्वरूप ये काफ़ी खुश होते हैं शाह शुजा, और खुशी के मारे ये गधा क्या करेगा, खुशी के मारे क्या करेगा, अधिक खुश होने के परिणाम स्वरूप यानी 1651 ईस्वी में एक लाइसेंस देगा। और वो लाइसेंस क्या था, तो लाइसेंस क्या था, यानी मात्र 3000 रुपये प्रतिवर्षिक दर पर, यानी मात्र 3000 रुपये प्रति वर्ष कर के बदले में क्या करेंगे, ये आपका 3 स्टेट बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मुक्त कर दें इनके लिए, यानी कर मुक्त कर देंगे। मैं समझ में आ रहा है, क्या करेंगे जी, मात्र 3000, कितना बोल सकते हैं, तो मात्र 3000, यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिखे हैं, 3000
रुपये, 3,000 रुपये वार्षिक, 3,000 रुपये जो है वो वार्षिक पर क्या करेंगे, ये 3,000 रुपये वार्षिक मिलने पर ये करते क्या है कि आपका 3 स्टेट, बंगाल, बिहार और एक था आपका उड़ीसा, इन तीनों स्टेट में, यानी जो आपका बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये 3 स्टेट है, मात्र 3,000 रुपये बोलेंगे कि हमको क्या कीजिए, आप मात्र 3,000 रुपये वार्षिक दीजिए और हम क्या करेंगे, आपको बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, इन तीनों स्टेट में कर से मुक्त कर देंगे, कर मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे, कर मुक्त कर देंगे। बस समझ में आया। ये तीनों स्टेट में कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर दिया जाएगा, तो कर मुक्त कर दिया जाएगा। बस समझ आ रहा है। तो ये पहला ऑफर मिल रहा है किनके लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए। हम देख सकते हैं, यानी बंगाल में सर्वप्रथम क्या होगा, तो बंगाल में सर्वप्रथम यहाँ पर शायद लिखा हुआ है, इसके अंदर 3,000 वार्षिक कर के बदले में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो कहाँ पर मुक्त व्यापार, तो आप देख सकते हैं 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों स्टेट में क्या करेंगे, मुक्त व्यापार कर सकते थे। ठीक है, पहला कदम किनके द्वारा, यानी बंगाल में सर्वप्रथम यानी व्यापारिक छूट किनके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा शाह शुजा के द्वारा। कब, 1651 ईस्वी में। ठीक है, किसके कहने पर दिया गया था, तो उनके दरबारी चिकित्सक ग्रेवियम बेंटन, वो क्या करते हैं, उनकी पत्नी का इलाज करते हैं और उसे काफ़ी वो ठीक हो जाती है और इसे खुश होकर ये क्या करेंगे, एक लाइसेंस पास करेंगे, जिसमें क्या होगा कि मात्र 3,000 रुपये पर ये क्या करेंगे, बिहार हो गया आपका, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, इन तीनों स्टेटों में अंग्रेजों के लिए कर मुक्त कर दिया जाएगा कि भाई आप आओ और यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यापार एकदम खुलेआम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको यानी साल में कितना देना है, मात्र 3,000 रुपया देना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां, क्या, शाइस्ता खां, यानी 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां द्वारा एक फरमान जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो एक फरमान जारी किया जाएगा और उस फरमान में क्या लिखा गया था, तो उस फरमान में लिखा गया था कि अंग्रेजों को बिना कर दिए व्यापार करने की छूट दे दी गई। साफ सभी क्या कहता है कि शाइस्ता खां द्वारा 1672 ईस्वी में एक फरमान जारी किया गया, जिसमें क्या कर दिया गया, अंग्रेजों को बिना कर, यानी बिना कर दिए ही तुम आप लोग क्या कर सकते हैं, बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया, शाइस्ता खां द्वारा। देख रहे ना, एक कदम पर कदम ये किस प्रकार छूट ये देना शुरू कर दिए। शाह शुजा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बोला कि भाई ये तो कुछ तो पैसा ले रहा था ना जी, कि चलिए 3,000 रुपये दीजिए और प्रतिवर्ष मतलब हमको 3,000 रुपये दीजिए और बंगाल, बिहार में कर मुक्त व्यापार कीजिए। लेकिन ये आता है शाइस्ता खां 1672 ईस्वी में, तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भाई बिना कर दिए ही तुम लोग क्या करो, व्यापार करो। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा, यानी 1680 में हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के द्वारा क्या किया है, औरंगजेब के द्वारा भी एक फरमान जारी किया गया। 1680 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था और उस फरमान में साफ साफ कह दिया गया था, औरंगजेब ने अपने अधिकारियों से बोल दिया था कि आपको क्या करना है, यानी कंपनी के जो कर्मचारी होंगे उनको तंग नहीं करना है। ठीक है, मतलब कर के लिए, चुंगी के लिए, यानी ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको तंग आपको नहीं करना है, हिसाब से बोले थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा कि क्या कर रहे हैं कि 1680 में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया गया और अपने अधिकारियों से यह कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों को चुंगी के लिए परेशान न करें। लिखा गया ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1680 में औरंगजेब ने क्या कहा, अपने अधिकारियों को बोला कि आप क्या नहीं करेंगे, यानी ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनको कर के लिए परेशान नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने क्या फरमाया था जी, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो अंग्रेज हैं उनको 2% चुंगी के अतिरिक्त आपको 1.5% यानी 1/1/2 लिखा है ना जी, यानी 1.5% जजिया कर भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, ये औरंगजेब के द्वारा। अब फिर क्या होगा भाई, तो जब अक्टूबर 1886 में जब यही अंग्रेज क्या करते हैं, हुगली पर आक्रमण करते हैं और हुगली को नष्ट कर देते हैं, यहाँ से लूटपाट मचाते हैं, तब यही औरंगजेब क्या करेगा, अपने सैन्य बल के साथ एकदम चढ़ाई करेगा हुगली पर और उनको पटक पटक कर मारेगा। किनको, अंग्रेज को।
अभी देखिए, नरम के साथ नरम, गरम के साथ गरम, जैसी करनी वैसी भरनी, जब जैसन तब तैसन। बात समझ में रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले तो एकदम क्या कर रहा है, सिंपल तरीके से बोल रहा है कि भाई तुम लोग व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने अधिकारियों को भी समझा दिया कि आपको क्या नहीं करना है, तो ये लोग भाई व्यापार करने दीजिए, ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, जो टाइम पे वो लोग क्या कर देंगे, चुकता कर देंगे। लेकिन बाद में ये सब गधा हुआ क्या करता है, देखिए छेड़खानी करना यही सब शुरू किया, छेड़खानी करना। औरंगजेब तो चुपचाप अपना क्या कर रहा था, व्यापार कर रहा था, इनको कुछ टोक टाक भी नहीं कर रहा था, बोला था कि भाई तुम लोग व्यापार करना है करो, और हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कर होता है, जो मेरा कर बनता है, चुपचाप हमको लाकर क्या कर देना, दे देना। और वो कर भी निश्चित कर दिया था कि तुमको 2% क्या लगेगा, चुंगी लगेगा, मतलब कर लगेगा, और 1.5% आपको जजिया कर लगेगा, हिसाब से बोल दिया था। इसमें कोई झाप झुली वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गधा हुआ सब क्या करता है, देखिए इसकी हिम्मत कितनी है कि अक्टूबर 1886 ईस्वी में हुगली पर ही आक्रमण कर देता है सब अंग्रेजों का, हुगली पर ही आक्रमण करके और उसको लूट लेता है हुगली पर। अभी जब बात मालूम चलता है कि करा तो हुए औरंगजेब को, जब ये बात मालूम चलेगा कि भाई हम उनको तो अच्छा समझकर हम बहुत मरोगत दे रहे थे कि ज़्यादा चलिए भाई मेहमान है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है, अपना व्यापार कर रहे हैं कि करेंगे, और जो हमारा टैक्स बनता है, कर बनता है, वो देंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये तो गधा हुआ क्या कर रहा है, ये तो ससुरा आक्रमण कर रहा है। तो जब ये आक्रमण कर रहा है तो हम हाथ में चूड़ी पहन कर बैठेंगे नहीं ना भाई, हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम भी आपसे कमज़ोर नहीं हैं। अभी क्या करेगा, अपने पूरे सैन्य दल बल के साथ आएगा और हुगली में इस सबको पटक पटक कर मारेगा, मतलब खदेड़ देगा, यहाँ से भगा देगा, ठीक है। पहली बार याद रखिएगा, औरंगजेब क्या किया था, अंग्रेजों को यहाँ पे पराजित किया था हुगली में, ठीक है। फिर क्या होता है हम लोग देखेंगे कि 1690 ईस्वी में ये तो हो गया, हाँ 1690 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को पुनः बंगाल आने की अनुमति दे दी। अब बताओ, एगो मार के भगोइल से एगो बोला होता कि आओ, ना समझ रहे। औरंगजेब ये क्या किया, मार कर तो भगा दिया। अब इब्राहिम खान अगला यहाँ का सूबेदार जो होता है, ये क्या करता है, मतलब कि आइए, ये न्योता देकर बुलाता है कि महाराज आप आइए, और एक जगह भी देगा, सूतानती क्षेत्र में बोलेगा कि आइए आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर अपना दुर्ग बनाइए और यहाँ पे व्यापार कीजिए। ये फरमान जारी करके न्योता भेजता है कि चलिए आप अंग्रेज महाशय आप यहाँ पर आइए और हम आपके लिए सूतानती में दुर्ग बनाने के लिए जगह देते हैं, यहाँ पे दुर्ग बनाइए। तो उससे मानेगा, ऑफर मिल रहा है तो कोई ठुकराएगा थोड़े, और वो तो व्यापारी है। अब वो क्या करते हैं, आते हैं, और जो सूतानती जगह है यहाँ पे दुर्ग बनाने का ऑफर भी मिला था इब्राहिम खान के द्वारा। तो अब ये क्या करेंगे कि जॉब चारनाक एक व्यक्ति था, जॉब चारनाक के नेतृत्व में यहाँ पे एक दुर्ग बनाया जाएगा, ठीक है। एक दुर्ग बना था, याद रखिएगा, मछलीपट्टनम में, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा है ना जी, मछलीपट्टनम बोल रहे हैं, मद्रास में, जिसको सेंट जॉर्ज फोर्ट नाम दिया गया, वो भी गजब का दुर्ग है, किला। और यहाँ पर एक दुर्ग बन रहा है, कहाँ पर, कोलकाता में, यानी सूतानती में। तो सूतानती में जो आपका दुर्ग बनेगा वहीं, अब इसको बोला जाएगा विलियम फोर्ट। क्या बोला जाएगा जी, विलियम फोर्ट बोला जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिख दिए हैं विलियम फोर्ट, ठीक है। इस यहाँ पे जो दुर्ग बना इसका नाम क्या रखा गया, विलियम फोर्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए विलियम फोर्ट यहाँ तो बन गया। कलकत्ता को बसाने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, हम बोल सकते हैं जॉब चारनाक, ऐसे बोला जाता है। जिस प्रकार गैराल्ड अंगियार ने क्या किया था, गैराल्ड अंगियार जो था आपका मुंबई को बसाया था, उसी प्रकार कलकत्ता को बसाने वाला कौन है, तो आपका जॉब चारनाक, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिर यही नहीं रुकता है, आगे आइए, आगे और भी है। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाम, इनका नाम याद रखिएगा, 98 में, डेट नहीं है 98, डेट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1698, देख लीजिएगा। 1698 में से बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान क्या करेगा, अजीम उस्सान
ठीक है। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान क्या करता है, ये भी कहता है उनके लिए ऑफर देता है, क्या बोलता है कि आइए सुल्तानती ले लीजिए। तो ये सुल्तानती में खाली दुर्ग बनाने के लिए बोले थे ना, अभी क्या करेगा, सुल्तानती के दीवानी ही सौंप देगा। सुल्तानती की दीवानी हो गया, कोलिकाता की दीवानी, कोलकाता को पहले कोलिकाता बोला जाता था, तो कोलिकाता के दीवानी हो गया, उसके बाद गोविंदपुर का दीवानी हो गया, सबकी दीवानी सौंप देगा। सब किसको, अंग्रेजों को। अबला ससुराल बैल बैल बवाल। अब जब तुम ही क्या कर रहे हो, खुद से अपना क्षेत्र दे रहे हो, तो दो। अंग्रेजों को लेने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर ये क्या करता है, देखिए इतना ईमानदार है व्यक्ति अजीम उस्सान, ये क्या करेंगे, कोलिकाता हो गया, गोविंदपुर हो गया और सुल्तानती हो गया, ये तीनों की जो जमींदारी है ये किसको सौंप देंगे, अंग्रेज को सौंप देंगे, ठीक है। ये एक एक कदम है। हम लोग ने पहला क्या देखा, बंगाल में हम लोग ने पहला स्टेप क्या देखा था, सर्वप्रथम यानी शाह शुजा 1651 में क्या करते हैं, शाह शुजा 1651 में क्या करेंगे भाई, अपने दरबारी चिकित्सक यानी ग्रेवियन बेंटन के कहने पर एक लाइसेंस जारी करते हैं, और उस लाइसेंस के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा को मात्र 3000 रुपये प्रति वर्ष में देते हैं कि लो भाई यहाँ पर तुम मुक्त व्यापार करो। उसके बाद दूसरा कौन आता है, तो दूसरा हम देख सकते हैं शाइस्ता खां। शाइस्ता क्या करता है, वो तो पैसे ले रहे थे ना, इस 1672 ईस्वी में क्या बोले कि फ्री में तुम क्या करो, यहाँ पर व्यापार करो। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा 1680 ईस्वी में औरंगजेब क्या करेगा, एक फरमान जारी करेगा, बोलेगा भाई आप लोग यहाँ पे कुछ अच्छा काम करो। औरंगजेब कुछ गलत नहीं किया था, बोला था ठीक है भाई, कर के लिए तुम ब्रिटिश जो अधिकारी है उनको परेशान मत करना। अपने अधिकारियों को चेताया था कि ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनको आप चुंगी के लिए, कर के लिए बार बार परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो उनके लिए 2% चुंगी और 1.5% जजिया कर निश्चित कर दिया, वो देना ही है उनको। तो ठीक ठाक व्यवहार कर रहा था, लेकिन ये कहता हुआ सब क्या करेगा कि 1886 ईस्वी में ये क्या, कहाँ पर 1886 लिख दिए क्या जी, 1686 होगा। 1686 ईस्वी में क्या करेगा कि यहाँ पे लूट मचा देगा, यानी हुगली पे आक्रमण कर देगा, हुगली को लूट लेगा। अभी जब बात सुने कौन, औरंगजेब, ये बैठेगा, आया सेना बल लेकर मारकर ससुरा को भगाइए दिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, 1690 ईस्वी में सूबेदार इब्राहिम खां, ये तो भगाया औरंगजेब, इब्राहिम खां बुला रहा है कि आइए सुल्तानती में दुर्ग बनाइए और यहाँ पे व्यापार कीजिए। उसे मानेगा, आया और सुल्तानत में क्या करता है, दुर्ग बनाता है, और उस दुर्ग का क्या नाम रखेगा, विलियम फोर्ट। क्या नाम रखता है जी, विलियम फोर्ट। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दुर्ग था विलियम फोर्ट, ठीक है। और विलियम फोर्ट ये दुर्ग तो बनाते ही हैं, और साथ में जॉब चन्ना क्या करेगा, यहाँ एक शहर बसाएगा, इसका नाम क्या होगा, कलकत्ता। नहीं, कोलिकाता जो मिला था उसको कलकत्ता बोल सकते हैं। बंगाल के अजीम उस्सान क्या करेगा, कोलिकाता, वहीं कोलिकाता शहर को बसाया, लेकिन अब ये क्या करेंगे, कोलिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानती की जमींदारी भी क्या कर देंगे, सौंप देंगे, किनको, अंग्रेजों को, ठीक है। यहाँ तक कहानी हुई खत्म। अब देखिए 1715 ईस्वी में जॉन सरमन मिशन भारत आता है। भारत क्या है, भारत में था, मतलब ये कहाँ से आते हैं, आपके बंगाल से आते हैं मुगल दरबार में, ठीक है। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन मिशन ये मुगलों के दरबार में आते हैं, और ये किस चीज़ की अनुमति मांगने आए थे जी, तो ये अनुमति मांगने आए थे कि भाई हमको क्या कर दीजिए, हमको आप क्या कर दीजिए कि बंगाल यानी कोलकाता के नज़दीक जो है आपका 38 गाँव को दे दीजिए, और साथ साथ बंगाल में हमें टकसाल ढालने की यानी मुद्रा ढालने की भी क्या कीजिए, अनुमति दीजिए। और साथ साथ तीसरा, हाँ यही 2 मांग लेकर आए थे। कितने मांग, 2 मांग लेकर आए थे कि हमें क्या करना है, हमें यानी कोलकाता के पास बंगाल में यानी 38 गाँव खरीदने की इजाज़त दीजिए, और दूसरी बात ये थी कि हमें टकसाल चलाने की इजाज़त दीजिए, मतलब टकसाल ढालने की इजाज़त दीजिए, ठीक है। ये आग्रह लेकर आए थे, और इनके साथ बहुत सारे लोग थे, ये आपका जॉन सरमन के साथ। होता क्या है कि ये जब दरबार में जाते हैं, मुगल दरबार, मालूम चलता है कि भाई जो वहाँ का शासक है उस समय राजा कौन था, फारूक सियर, जिसे घृणित कायर भी कहा गया है। तो फारूक सियर क्या था, वह क्या हुआ था, बीमार पड़ा था। अभी जब बीमार पड़ा था तो मालूम चलने कि भाई तो बीमार पड़ा है, काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है। अब उसी में सन जर्मन के साथ एक आया था डॉक्टर हैमिल्टन,
ठीक है, ये फिजिशियन क्या था, सर्जन था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन क्या था, सर्जन था। और ये क्या करता है, इनका इलाज करता है। इलाज करने परिणाम स्वरूप यानी फारूक सियर क्या हो जाएंगे, एकदम चंगा हो जाएंगे। चंगा होकर एकदम कुर्सी पर से उठ कर बैठ गया। ठीक है, जब ठीक हो जाएंगे तो काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, अब ये मैग्ना कार्टा जारी कर देंगे, एक शाही फरमान जारी कर देंगे। और वो शाही फरमान क्या होगा भाई, शाही फरमान, वो जो सारी शाही फरमान जो जारी किए थे फारूक सियर, उसे अंग्रेज क्या बोले हैं, अंग्रेज उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान उपहार। माने इससे बड़ा भारत के द्वारा उन्हें कोई उपहार नहीं मिला था, यानी भारत से इससे बड़ा कोई उपहार नहीं मिला था। जो किसने दिया, आपके फारूक सियर ने। अब क्या दे दिया भाई इतना बड़ा, तो दिया था, देखिए क्या दिया था। वो तो 38 गाँव मांग रहे थे ना, बोले कि ले जाओ 38 गाँव, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या था, दूसरा बोल रहा था ना कि भाई तो हमें क्या कीजिए, बंगाल में टकसाल खोलने की इजाज़त दीजिए। बोला कि क्या है के लिए यहाँ पे टकसाल खोलेगा, मुंबई के पैसा चलाओ ना भाई यहाँ पर। मैं समझ रहा है ना, उस हिसाब से बोल दिया फारूक सियर कि काहे के लिए टकसाल खोलिएगा, आप ही को परेशानी होगी। आप जो मुंबई में जो मुद्रा चलाते हैं, अरे जॉन चार्ल्स द्वितीय के दहेज मुंबई मिला था, वही मुंबई, जहां आप जो मुंबई के मुद्रा चलाते हैं, उस पूरे मुद्रा को हमारे साम्राज्य में चलाइए, पूरे मुगल साम्राज्य में। मैं इजाज़त देता हूँ आपको। अब तो ये फूले न समाये भाई, हमने मांगा था केवल बंगाल में टकसाल खोलने की, यहाँ पे मुद्रा अपना चलाने की, यही तो पूरे मुगल साम्राज्य में क्या कर दिया गया, मुंबई के मुद्रा को चलाने का आदेश दे दिया गया। तो ये हुआ ना महान उपहार। और यही नहीं, बिना मांगे भी कुछ और मिल गया था इनको। तो क्या मिल गया था बिना मांगे, तो बिना मांगे दो और चीज मिल गया था। एगो बंगाल मिल गया था, बोला कि अब मात्र हमको 3000 रुपया दीजिए, आप पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार कीजिए। और साथ में अगर 10,000 रुपया और देते हैं तो आप 10,000 रुपया देने के बावजूद आप क्या कर सकते हैं, तो संपूर्ण गुजरात में आप व्यापार कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 3000 रुपया दीजिए, बंगाल में व्यापार कीजिए। प्रतिवर्ष 10,000 रुपया दीजिए और पूरे सूरत में, बंगाल में, आपका गुजरात में व्यापार कीजिए। तो अब बताइए, मैग्ना कार्टा हुआ नहीं? ये सब ससुरा ये सब मांगबो नहीं किया था ना, सूरत मांगा था और ना आपका बंगाल में मांगा था। ये तो खाली टकसाल मांगा था और किसी गाँव मांगा था। अभी का था फट 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 गिल दिया सब, ले जाओ ले जाओ, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। तो अब ले लो तो सब छोड़ेगा थोड़े, छोड़ने थोड़े आया है, क्या कहिएगा भाई। चलिए आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें इमोशनल हो जा रहा है यहाँ पर। देखिए तो होगा क्या भाई, अब ये देखिए मैग्ना कार्टा जब जारी करता है तो उसमें 3 बात याद रखना है आपको। यानी 1717 ईस्वी में, कब 1717 ईस्वी में फारूक सियर द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाएगा। और उस शाही फरमान को अंग्रेज द्वारा क्या बोला गया है, मैग्ना कार्टा बोला गया, यानी महान उपहार बोला गया है। जिसमें क्या क्या था, तो 38 गाँव खरीदने की इजाज़त मिल गई थी। और साथ साथ आपको बंगाल में, पूरे मुगल साम्राज्य में यानी मुंबई का ही मुद्रा चलाने की इजाज़त मिल गई थी। तीसरा बात क्या था कि बंगाल को 10,000 रुपया प्रतिवर्ष, 3000 रुपया प्रतिवर्ष पर मुक्त व्यापार कर दिया गया था, व्यापार मुक्त कर दिया गया था। और उसके बाद 10,000 रुपया प्रति वर्ष पर क्या कर दिया था, गुजरात को भी, ये बंगाल और गुजरात बिना मांगे मिला था, गुजरात को भी मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार कर दिया गया था। और ये सब जो अच्छा होगा, कोई ईमानदार व्यक्ति होगा और अपने स्टेट में रह रहा होगा, अपने राज्य में रह रहा होगा और देखेगा कि भाई हमारे शासक क्या कर रही है, तो अपने आप बांट रहा है, तो गुस्सा होगा ना भाई। किसी को लगेगा कि भाई हमारी राज की ये क्या है, धरोहर है, और इसको ये क्या कर रहे हैं, ये आंख मूंद कर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उसका विरोध कीजिएगा ना जी। तो विरोध करने वाले भी लोग होते हैं। तो विरोध कौन करता है, आप देखिएगा, हुसैन अली इसका विरोध करता है। हुसैन अली साफ इसका विरोध करता है, बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फारूक सियर तो एक घृणित कायर है, वो शासक लायक नहीं है, उसे मार देना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और वो किससे मिलता है, तो अकेले तो कर नहीं सकता था, क्योंकि उस समय क्या थे, मुगल वंश के ये क्या शासक थे। अब वो क्या करेगा कि शिवाजी, आप देख सकते हैं, वो किससे मिलने जाएगा, बालाजी विश्वनाथ से जाकर मिलता है। किससे, बालाजी विश्वनाथ से मिलता है, जो एक पेशवा थे। और बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली यानी सैयद बंधु, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फारूक सियर को दोनों आंखें फोड़ देता है। क्या करेगा, दोनों आंख को भड़का देगा, भड़काने के बाद उनकी हत्या कर देगा। ठीक किया, मैं तो एकदम खुश हूँ, अच्छा किया था। अब देखिए दोनों मिलकर क्या करेंगे,
1719 ईस्वी में बेचारे कि 10 दिन के बाद जब ये जिनकी आँख फोड़ देंगे, जब इनकी आँख फूट जाएगी, जब ये अंधे हो जाएंगे तो 10 दिन के बाद तुरंत ही इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो हत्या यही ना की है। चलिए अच्छा किए थे। यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर अंग्रेजों की लगभग कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। अब तो लगभग पूरे भारत में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा आपका डेनमार्क का आगमन। ठीक है, यानी डेनिश बोल सकते हैं, डेनमार्क का भारत में डेनमार्क का आगमन। और उसके बाद टॉपिक जो रह जाएगा आपका यूरोपीय आपका फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। 2 टॉपिक रह गया। यूरोपीय कंपनी आगमन से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगालियों का आगमन, डच का आगमन और अंग्रेजों का, ब्रिटिश कंपनी का आगमन। ये 3 टॉपिक जो है हम लोग क्या क्लियर कर चुके हैं। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आएंगे आपको कल, ये आपका डेनिश प्लस फ्रांस दोनों एक ही साथ लेकर आएंगे हम। ठीक है, क्योंकि डेनिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, डेनमार्क में मात्र 2-4 लाइन ही है उनके बारे में, तो वो होगा। और साथ में हम लोग फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बहुत जगह इस वीडियो को नहीं पढ़ाया जाता है, इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम भी पढ़ना चाहते तो जो हाईलाइटेड टॉपिक है उसको लेकर उठाते और कुछ शायरबाजी वगैरह भी करते, गीत गाते, और इस तरह से आप लोगों को भी देखने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन उस तरह हम लोग नहीं पढ़ना है, हम लोग एकदम डीपली अध्ययन करना है, रियल में पढ़ाई करना है। ठीक है, और आप लोगों को जो पढ़ने वाले लोग होंगे उनको मेरा दिल ये करता है कि आप लोगों को पसंद जरूर आता होगा, मतलब जो पढ़ने वाले लोग होंगे। ठीक है, वैसे जिनको एंटरटेनमेंट करना है तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, जहाँ पे एक टॉपिक उठा लिया जाता है 5 मिनट के 10 मिनट के लिए और उसमें हंसाया खिलाया खूब बनाया जाता है और फिर हो गया। तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम दिल थाम कर एकदम शांति से बैठे रहिए और एक भी, मैं बोल रहा हूँ, एक भी टॉपिक, एक भी लाइन, एक भी शब्द नहीं छूटेगा आपसे। मैं गिराने के साथ कर रहा हूँ। अब पूरा हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाहे कोई भी चीज़ का ऐसा कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसको हम विस्तार पूर्वक से पढ़ाते चलेंगे और आपको 100%, मेरा उम्मीद है कि आपको 100% क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग कल आते हैं अगला टॉपिक लेकर। और एक बात और कहना था, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझ ही रहे हैं, आपको फिर आगे क्या बोलना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।